बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ, पूरे समग्र अंबेडकर साहित्य से गायब थी 2014 से पहले। आप सोचिए, अभी की स्वतंत्रता विचारों की बात करने वाले, जब हमारी सरकार आई तो वो दोबारा आई। क्यों? क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसकी एक वो अवेलेबल थे। फिर देखिए एक झूठा जो है वो बनाने का प्रयास किया जाता है। सब बौद्ध धर्म को उन्होंने नष्ट कर दिया, हिंदुओं ने नष्ट कर दिया, जबकि ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं। मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं, फैक्ट से कितना अलग। एक तो आपने वो पूरी पुस्तक गायब कर दी। अब जो पुस्तक अवेलेबल थी बाबा साहब अंबेडकर की, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, then republished by Central Government Ministry of Social Justice and Empowerment in January 2014। उसके वॉल्यूम 17 में चैप्टर नंबर 9 है। पूरे चैप्टर का शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, और उसमें फर्स्ट पेज पर ही बाबा साहब ने लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान्स। नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन पे वो लिखते हैं कि एक एक बौद्ध भिक्षु को पकड़कर मार दिया गया, लिटरली फिनिश कर दिया गया। इसके बावजूद उनके नाम पे राजनीति करने वाले लोग जो बाबा साहब ने लिखा उसे मानने को तैयार नहीं, और उसके बाद एक झूठा नैरेटिव गढ़ने को तैयार। कौन? कम्युनिस्ट, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं, केवल 80 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। वहां से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने, हिंदुओं ने। चाइना के बाद सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? तिब्बत। वहां से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? सबसे बड़े बौद्ध गुरु, धर्मगुरु दलाई लामा को जान से मारने का प्रयास किसने किया? कम्युनिस्टों ने कि हिंदुओं ने? उसके बाद सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री था वियतनाम, किसने बर्बाद किया? कम्युनिस्टों ने कि हिंदुओं ने? अब आइए, आज सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री बर्मा, वहां पर बौद्ध मठों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुस्लिम या हिंदू? सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा बामियान किसने उड़ाई? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने या हिंदुओं ने? 2013 में बोध गया पे ब्लास्ट किसने किया? कट्टरपंथी हिंदुओं ने। अरे जो आंखों दिख रहा है उसके बावजूद आपकी आंखों पे पर्दा चढ़ा दिया जाता है। इसे कहते हैं स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। जब इसमें सक्सेसफुल हो जाए, और ये 15 से 20 साल का माना जाता, 15-20 साल इसलिए कि एक जनरेशन प्राइमरी स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी पहुंच जाता, देन कम द स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जो हमने फॉल्स नैरेटिव खड़े किए थे उनको लेकर आंदोलन खड़े कर दो, वो 15 से 20 साल। क्यों? अब पहली वाली जनरेशन जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई वो 40 साल के आसपास आ गई। अब वो डिस्टेबलाइजेशन में रोल प्ले कर सके। देन कम्स द थर्ड स्टेज। अब एक और जनरेशन आ गई यूनिवर्सिटी से पढ़ के, 15 से 20 साल की दूसरी स्टेज। अब वो कहते हैं, जिसको कहते हैं स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी अब उन आंदोलनों को हिंसक संघर्ष में बदल दो, अब उसके अंदर वायलेंस ले आओ। अब क्या हुआ? अगले 15-20 साल में पहली वाली जनरेशन पहुंच गई 55-56 की, यानी अब वो सोसाइटी में डिसाइडिंग पोजीशन में आ गई, और 3 पीढ़ियां यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गई, पिछली वाली सारी चीजें गायब हो गई दिमाग से। अब वो फोर्थ स्टेज कहते हैं स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी अब कम्युनिस्ट रिजीम स्टैब्लिश हो गया। अब इसके बाद किसी को नहीं बोलने देना है। ये बात यूरी वैज्ञानिक ने लिखी है, वो तो खुद अंदर की बात बता रहा है। और उसने कहा फर्स्ट स्टेज के बाद हमें दूसरे स्टेज में जिनकी जरूरत थी उनसे कह दिया था, आप शांत बैठ जाओ, नहीं शांत बैठोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाएगा, नहीं तो एसोसिनेशन भी कर दिया जाएगा। क्यों? डिमोरलाइजेशन के लिए इंटेलेक्चुअल की जरूरत है, डिस्टेबलाइजेशन के लिए आंदोलनजीवी की जरूरत है, तो पहले वाले की जरूरत नहीं ना। अब रिवोल्यूशन के लिए गोली चलाने वाले की जरूरत है। आंदोलन करना और गोली चलाना अलग अलग चीज है। देन नॉर्मलाइजेशन के लिए सरकार चलाने की जरूरत है। गोली चलाना और सरकार चलाना अलग अलग एक्सपर्टीज है। तो आप सोचिए, और फिर ये पूरा का पूरा षड्यंत्र किस प्रकार से हमारे यहां भरा गया, उसको आप एक और उदाहरण से समझिए कि इस देश में पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी की बनी थी 69 में, जब उन्होंने अपनी पार्टी खुद तोड़ी थी, और उसको सपोर्ट करके 60 सांसदों के साथ कम्युनिस्टों ने बचाया। बदले में क्या दिया? आज का जमाना होता है, एक मामले में कम्युनिस्टों की तारीफ करूंगा, आज का जमाना होता, बहुत से लोग ये प्रयास करते हैं कोई बढ़िया विभाग दे दो भाई जिसमें बहुत धनोपार्जन हो जाए। उन्होंने कहा ना, हमें तो एजुकेशन चाहिए। और उसके बाद 1970 में जेएनयू बनती है। उसके बाद उसके अंदर सारे लेफ्टिस्ट आके भर जाएंगे। फिर एनसीईआरटी की बुक कहां से लिखी जाएगी? जेएनयू से। उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज में हिस्ट्री की बुक्स प्रिस्क्राइब कहां से होंगी? जेएनयू से। यूपीएससी का सिलेबस ऐसा चेंज हुआ कि हिस्ट्री लेकर ही प्रीलिम्स देना अच्छा लगने लगा, चाहे लोग इंजीनियरिंग स्ट्रीम के क्यों ना हो।
मेडिकल स्ट्रीम के लिए क्यों? प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री वाज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब हिस्ट्री आप किसकी पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखा है। और कैसा पढ़ेंगे, ये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1995 में जी टीवी के ऊपर एक डिबेट हो रही थी जिसमें आर.एस. शर्मा, जो जेएनयू के फॉर्मर प्रोफेसर जिनकी अब डेथ हो गई, उनकी और अरुण शोरी जी, आजकल तो वो हमारी पार्टी से अलग हैं, मगर दोनों के बीच में बड़ी मजेदार इंटेलेक्चुअल डिबेट हुई। सीबीएसई की बुक्स में लिखा हुआ है कि वैदिक काल में भी गाय का मांस खाना, शराब पीना आम बात थी। गाय का मांस खाना और शराब पीना भी बहुत आम बात थी, और इतनी आम बात थी कि ब्राह्मण भी गाय का मांस भी खाते थे और शराब भी पीते थे। तो अरुण शोरी ने कहा कि भाई, नाउ आई हैव पुट दिस 4 वॉल्यूम्स ऑफ 4 वेदास पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया, जिसको आप लोग सबसे अथेंटिक मानते हैं। अब मुझे दिखाइए कि कौन से वेद के कौन से चैप्टर के कौन से पेज पे लिखा है। उन्होंने अपना स्टैंड चेंज करना शुरू किया। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंडेड वैदिक लिटरेचर, जिसमें नहीं संहिता, आरण्यक, पुराण, उपनिषद, बहुत सारे ग्रंथ आ जाते हैं। उनका ठीक है, देन यू कोट कि कौन से पुराण के या कौन से आरण्यक के कौन से चैप्टर के कौन से पेज पे लिखा है। जब वो उसका भी जवाब देने में दाएं बाएं करने लगे तो उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एबल टू कोट द चैप्टर एंड द पेज, यू जस्ट कोट द बुक, आई माई सेल्फ विल फाइंड आउट। बुक का नाम नहीं ले पाए। तब उन्होंने ऑडियंस बेस शो में कहा, लुक एट दिस पर्सन, out of more than 100 books of entire Vedic literature, this fellow is unable to quote a single book and still he has written the thing so authoritatively in the textbook. ये है षड्यंत्र। हम सब ने बचपन में पढ़ा कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। आपकी इस बुक में जिन लोगों ने प्रीफेस लिखे हैं, उन्हीं में से एक सज्जन है जिन्होंने इस पे आरटीआई लगाई और पूछा कि भाई इसका प्राइमरी सोर्स क्या है। तो उस समय एनसीईआरटी ने लिखित में जवाब दिया, हमारे पास कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ये एक ट्रेडिशन नहीं, एक विचार चलता रहा और हम सब ने ऐसा पढ़ा कि हमने उसको एकदम सच मान रखा है। और फिर षड्यंत्र देखिए, कुतुब मीनार के बगल में मेहरौली का लौ स्तंभ हमारी मेटलर्जिकल सुपीरियरिटी को दर्शाता है कि 2300 साल से खुले आसमान में खड़ा हुआ एक स्तंभ जिसमें लोहे पे जंग नहीं लगी है, उसको दिल्ली के सिंबल के रूप में नहीं दिखाया गया। कुतुब मीनार और इंडिया गेट दोनों ही गुलामी के काल के सिंबल्स को दिखाया गया। कैसे कैसे दिमाग में भरा जाता। जैसे 2-3 चीजें जो वो लोग कभी इतिहास में भी कहते थे, 3 प्रेमाइज वो इतिहास में बनाते हैं। नंबर 1, सब बाहर से आए ताकि मेरा आना जस्टिफाइड। नंबर 2, जो तुम्हारे पास अच्छा वो हम लेके आए। यदि बाहर से आने वाले ने कुछ बुरा कर दिया तो तुम्ही ने बुलाया था। ये 3 प्रेमाइज बनाए गए कि इसके बाद आपको इतिहास रखना। अभी महाराणा सांगा वाली बात आई, किसी इंडियन सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ बाबरनामा में, वो भी किसी एक रेफरेंस में जिसमें किसी व्यक्ति का भी वो कहीं सही नाम नहीं है कि हमने ये किया था कि नहीं, उसको सच मान लिया गया। और जब भारतीय इतिहास के बारे में राजाओं के कालखंड में लिखी गई बातों को कहा जाए तो कहते हैं ये सब तो दरबारी लोग थे, इन्होंने लिखा। और मुगल इतिहास के सारे साक्ष्य फतुहते फिरोज शाही से लेके, तजुके बाबरी से लेके, आईने अकबरी से लेके, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, सब दरबारियों ने लिखा और वो सच। और उसमें भी सच कितना, क्या कहा जाता है, बाबरनामा में लिखा ना, बाबर 2 आदमियों को बगल में दबा के, दोनों को 2-2 आदमी यानी 4 आदमियों को दबा के किले की दीवार पे दौड़ सकता था। बात आपको लॉजिकल लगती है? आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि अबुल फजल कहता है कि बादशाह सलामत तो हम पे इतने मेहरबान है कि रोज हमें 20 किलो गोश्त खाने के लिए देते हैं। 20 किलो गोश्त आदमी एक दिन में खा सकता है। मगर वो सब ठीक है। और उसमें यहां तक कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने एक जगह सुना था, उसमें जिन्नातों, उड़ने वाली दीवारों और जाने किस चीज का वर्णन है, वो सब ठीक है। केवल वहां से जहां से लेना है मुझे भारत को लेट डाउन करने वाली चीज।